हाय स्टूडेंट्स, सो वेलकम इन फ्यूचर एस एकेडमी। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एनवायरनमेंट का सेकंड टॉपिक, फंक्शंस ऑफ इकोसिस्टम। लास्ट लेक्चर में हमने इकोसिस्टम क्या होता है वो हम देख चुके हैं, ठीक। तो आज हम देखने वाले हैं इकोसिस्टम के फंक्शन क्या है। इकोसिस्टम हो तो गया, लेकिन उसके फंक्शन क्या है, इकोसिस्टम क्यों जरूरी है। इकोसिस्टम का बेसिकली डेफिनेशन अगर याद रहेगा लास्ट लेक्चर से, तो उसमें फंक्शंस ऑफ ecosystem is a small functional unit of environment। जो फंक्शनल यूनिट होता है जहां पे सब काम होते हैं वही इकोसिस्टम है, ठीक। एग्जांपल मैंने आपको बताया था, अगर आप अपने घर में हैं तो आपके लिए वो इकोसिस्टम है, हैबिटेट भी है, ठीक। और आप अपने घर में हैं और आपका घर अगर मुंबई शहर में है तो ये मुंबई शहर आपके लिए एक इकोसिस्टम है। यहाँ का टेम्परेचर, प्रेशर, ये सब चीजें आपसे इंटरेक्ट होती हैं और वो काम करती हैं, ठीक। तो अब इस इकोसिस्टम में फंक्शन कैसे होता है, काम कैसे होता है वो देखते हैं, ठीक है। बहुत लिसिट टॉपिक है, बहुत इजी टॉपिक है। एंड वन मोर थिंग, आज यूपीएससी का डेट आने वाला है, ये एग्जाम कब कराने वाले हैं इस साल, तो वो डेट आएगा तो उसके ऊपर इफ रिक्वायर्ड देन वी कैन आल्सो मेक वन अनदर वीडियो ऑन दैट टॉपिक आल्सो, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। सो चलिए देखते हैं फंक्शंस ऑफ इकोसिस्टम में। देखिए ये पहले 4 पॉइंट। इकोलॉजिकल सक्सेशन बेसिकली है क्या, चक्रण, ठीक है। एक के बाद एक के बाद एक, सक्सेशन मतलब एक आया, फिर उसके बाद 2, उसके बाद 3। ये जो स्टेजेस होते हैं इसी को बोलते हैं सक्सेशन। पर्यावरणीय सक्सेशन इसको बोलते हैं, पर्यावरणीय चक्रण, ठीक। इकोलॉजिकल सक्सेशन और इकोसिस्टम डेवलपमेंट, हमारे पारिस्थितिकी तंत्र का जो विकास होता है इकोलॉजिकल सक्सेशन होता है, ठीक। सेकंड इज होमियोस्टेसिस और साइबरनेटी, ठीक है। होमियोस्टेसिस है क्या, एक स्टेटिस बनाने के लिए, एक संतुलन बनाने के लिए कोई भी जीव एक एनवायरनमेंट के साथ रिएक्शंस करते हैं तो उसको बोलते हैं होमियोस्टेसिस। इसको आप अगर अपने वर्ड में देखना चाहेंगे तो मेंटेनेंस या फिर मैनेजमेंट ऑफ बॉडी, मैनेजमेंट ऑफ इकोसिस्टम, इसको बोलते हैं होमियोस्टेसिस। इसी को और बोलते हैं फीडबैक कंट्रोल मैकेनिज्म, ठीक। थर्ड आता है एनर्जी फ्लो थ्रू फूड चेन। फूड चेन मतलब खाने की श्रृंखला, कि एक के बाद छोटे से बड़ा, बड़े से उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, कैसे मार मार के खाते हैं, एक दूसरे कैसे खाते हैं, या फिर कोई जंप करके खाते हैं। तो फूड चेन, फूड वेब, 2 कॉन्सेप्ट आता है। एनर्जी फ्लो एक कॉन्सेप्ट है, उसके अंदर आता है फूड चेन, खाद्य श्रृंखला, और दूसरा आता है फूड वेब, खाद्य जाल। वो देखेंगे हम आज। अभी देख रहे हैं कि इस फंक्शंस ऑफ इकोसिस्टम में क्या क्या आते हैं। देन आगे आता है न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। न्यूट्रिएंट साइक्लिंग मीन्स जो भी पोषक तत्व हैं उनका चक्रण। ये पोषक तत्व के चक्रण जो भी है वो आज इस टॉपिक में कवर नहीं होगा, उसके लिए बहुत सारे साइकिल है। कार्बन साइकिल है, नाइट्रोजन साइकिल है, और अपना वाटर वेपर का साइकिल है। तो ये साइकिल अपने आप में बड़े हैं, इसके लिए अलग से एक लेक्चर लगेगा, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो ये जो 1 2 3, ये 3 टॉपिक है, 1 2 3, ये हम आज करने वाले हैं, ठीक। तो चलिए शुरू करते हैं पॉइंट नंबर 1, इकोलॉजिकल सक्सेशन से। तो इसमें देखिए सक्सेशन को बड़ा इजीली डिफाइन किया गया है, ठीक है। सक्सेशन को बहुत इजीली डिफाइन किया गया है, मैंने आप लोग को बताया ही था। सक्सेशन मीन्स एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक, ठीक। मतलब वो जो चक्रण होता है, वो, ठीक, जो चक्रण होता है वो होता है इकोलॉजिकल सक्सेशन। तो इसमें क्या होता है, अपने जो पेरेंट चीज है, पुरानी चीज को रिप्लेस
या फिर चेंज करके उसकी जगह कुछ नया आ जाना, ठीक है, उसकी जगह पे कुछ नया आ जाना ही इकोलॉजिकल सक्सेशन है। ठीक, खाली जमीन है, आपने वहां पे बिल्डिंग बना लिया, इकोलॉजिकल सक्सेशन है। लेकिन ये भी जरूरी नहीं कि बिल्डिंग हमेशा टिकेगा, 50 से 100 साल बाद वो बिल्डिंग गिर जाएगी, हो सकता है फिर उसकी जगह बहुत बड़ा टावर खड़ा हो जाए। ठीक, तो अलग सक्सेशन हो जाएगा। बिल्डिंग बनने के पहले वहां पे घास थी, घास से अपने सिंपल उसको मिट्टी डाला और फिर बाद में बिल्डिंग बनाया, फिर 100 साल बाद वो बिल्डिंग भी गिर गई, आपने फिर बहुत बड़ा टाउनशिप बना लिया। ठीक है, तो वो चक्रण है, एक के बाद एक के बाद एक जनरेशन चेंजेस, इसको बोलते हैं रिप्लेसमेंट। आपने किसको रिप्लेस किया? पुरानी चीज को आपने रिप्लेस कर दिया। बिल्डिंग बनाने के लिए आपने खाली जमीन को रिप्लेस किया, और खाली जमीन जो थी वहां पे घास थी, घास को हटा के आपने बिल्डिंग बना लिया, इकोलॉजिकल सक्सेशन। ठीक, अब यहाँ पे देखिए सक्सेशन ये यूनिवर्सल प्रोसेस, आप कुछ भी कर लो सक्सेशन होते ही रहेगा। परिवर्तन जो आप देखते हैं, परिवर्तन होते ही रहता है, हर दिन हर समय परिवर्तन होता है, और जो परिवर्तन एक बार हो गया वो वापस से नहीं हो पाता। ठीक, बैक टू वन पोजीशन नहीं होता। अब इसमें देखिए यूनिवर्सल प्रोसेस ऑफ डायरेक्शनल चेंज, डायरेक्शनल चेंजेस इन वेजिटेशन। ठीक, तो उसमें वेजिटेशन में चेंज होता है और बाकी कुछ नहीं। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। बाकी ये सब तो खाली स्टडी के लिए चीजें हैं, बाकी ये दोनों में कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। सक्सेशन अकर्स एंड द प्रोसेस इन्वॉल्व स्टेबल, मैच्योर, क्लाइमैक्स एंड कम्युनिटी, क्लाइमैक्स कम्युनिटी। ठीक है, ये तो ये जो 3 प्रोसेस आप देख रहे हैं ये आगे भी रहेगा, हम लोग इसको आगे देख लेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। अब देखिए ये वाला जो डायग्राम है, ये डायग्राम आपका पूरा का पूरा सक्सेशन यही बता देता है। ठीक है, बाकी तो नोट से आपको पढ़ने पड़ेंगे, मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा अभी फटाफट। ठीक है, बहुत इजी, लेकिन ये डायग्राम ही आपके लिए सब कुछ है, एकदम तुरंत इजी कॉन्सेप्ट में आपको हेल्प करेगा। कैसे? देखिए ये क्या है, ये वाला पोर्शन ये खाली बेयर रॉक है। ठीक है, ये बेयर रॉक मतलब खाली चट्टान है। ठीक, ये इतनी खाली चट्टान है। ठीक, इसके बाद क्या हुआ, खाली चट्टान के बाद क्या हुआ, फिर वहां पे ये देखिए इस पोर्शन में, ब्लू वाले पोर्शन में लाइकेन, छोटी छोटी जो घास होती, शैवाल होती, वो उगी। ठीक है, अब शैवाल भी खत्म होती है, तो जब वो शैवाल खत्म हो गई तो क्या हुआ, तो वहां पे बहुत छोटे छोटे बोलते हैं ना, एकदम छोटी छोटी घास जिसको चरते हैं जानवर लोग, वो घास उगी। ठीक है, उसके बाद थोड़ी उससे बड़ी वाली घास उगी। उसके बाद ये जो ये वाला पोर्शन है, ये वाला ग्रीन वाला, यहाँ पे थोड़ी उससे बड़ी घास उगी। ठीक, अब यहां तक का स्टेज इसी को बोलते हैं प्राइमरी सक्सेशन। ठीक, ये जो पायोनियर स्टेज आप देख रहे हैं, ये पायोनियर स्टेज, ये प्राइमरी सक्सेशन है। ठीक, ये प्राइमरी सक्सेशन का एक पार्ट है। ठीक, इसके अंदर, प्राइमरी सक्सेशन के अंदर ये एक फाउंडेशन पिलर इतना हो गया। अब इसके बाद क्या होता है, इसके बाद क्या होता है वो भी देख लेते हैं। इसके बाद ये जो छोटी छोटी घास थी, घास के बाद क्या हुआ, झाड़ियां आई। झाड़ियां यहाँ पे देखिए, आप देखिए ये सब झाड़ियां उग गई यहाँ पे इस वाले पोर्शन में। ठीक, ये पोर्शन में झाड़ियां उग गई, बाद में झाड़ी भी रहती नहीं हमेशा। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद ट्री आते हैं, जो कि इस प्राइमरी सक्सेशन का फाइनल पार्ट है।
वहां पे ट्री आ गए। तो आपने देखा इस प्राइमरी सक्सेशन में किस तरह चेंज हुआ, एक खाली चट्टान से एक पेड़ तक का परिवर्तन कैसे हुआ। इसी को बोलते हैं सक्सेशन, चक्रण। एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा स्टेज आया, इसी को बोलते हैं सक्सेशन, इसी को कहते हैं सक्सेशन, इकोलॉजिकल सक्सेशन। अब ये जो प्राइमरी सक्सेशन है, इसका सेकेंडरी सक्सेशन, फिर टर्शियरी सक्सेशन। ये तीन टाइप के सक्सेशन होते हैं, तीन टाइप के स्टेजेस में चेंजेस होते हैं, ठीक है। इसमें कोई बहुत हार्ड एंड टफ कॉन्सेप्ट नहीं है, बहुत इजी है। अभी तक देखिए मैंने सिर्फ डायग्राम का यूज करके पूरा आपको बता दिया। अब आपको आगे सिर्फ मैं पढ़ूंगा और आपको सीधा यहाँ पे लिंक करा दूंगा कि देखिए डायग्राम में ऐसा मैंने बताया था और वही है। इसलिए ये डायग्राम बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है। मैं इसको क्लियर कर दूं, आप इसको फिर से देख लीजिएगा। ये बेयर रॉक था, यहाँ पे लाइकेन था, ये यहाँ पे थोड़े थोड़े ये लाइकेन और छोटे और थोड़े प्लांट आए, फिर यहाँ पे घास उगी, घास के बाद यहाँ पे झाड़ियां इस बड़े वाले पोर्शन में, फिर यहाँ पे ट्री आई, ठीक। ट्री मतलब क्लाइमेक्स कम्युनिटी। उसके बाद क्या है, एक बार क्लाइमेक्स कम्युनिटी आ गई, फिर उसका खात्मा होने वाला है, फिर नया सक्सेशन चालू होने वाला है, सेकेंडरी सक्सेशन। अब ट्री के बाद क्या होने वाला है, ट्री को कौन खाएगा, इंसान, जानवर, ठीक। अब जानवर भी अगर ट्री को खा लेंगे, उनको कौन खाएगा, इंसान, फिर इंसान को कौन खाएगा, कीड़े मकोड़े। ये सक्सेशन है, ठीक है। ये लाइक एक बाबा का ज्ञान है, लेकिन ये एनवायरमेंट है, ठीक। इसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक। अब देखिए ये सब ने पूरा वही लिखा है जो मैंने आपको बताया है कि फाइनल स्टेज में क्लाइमेक्स कम्युनिटी होती है, क्लाइमेक्स कम्युनिटी जो स्टेबल एंड ब्ला 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 सब है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया है, ठीक है। सीधा अटैक कॉन्सेप्ट पे कीजिए, बहुत इजी, उसको आप अपने ओन वर्ड में भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप समझे रहेंगे, जरूरी नहीं कि सेम वर्ड आपको एमसीक्यू में मिलेगा, आपको वहां पे अलग अलग चीजें देखने को मिल सकती है, अलग अलग वर्डिंग हो सकती है, ठीक। तो चलिए देखते हैं, अगला देखते हैं। अगला वही है प्राइमरी सक्सेशन का। प्राइमरी सक्सेशन टेक्स प्लेस इन ओवर वेयर नो कम्युनिटी हैज एग्जिस्टेड प्रीवियसली, मींस बेयर रॉक पे, जहां पे बेयर रॉक था वहां पे प्राइमरी सक्सेशन, वहां पे कोई कम्युनिटी मतलब नहीं थी, और फिर से दूसरी कम्युनिटी वहां पे आई, ठीक। फिर आगे देखिए, सच एरियाज इंक्लूड रॉक आउटस्टॉक, मैंने बताया बेयर रॉक, ठीक है। ये खाली पढ़ने के लिए है, मैंने आपको बता दिया कि वही सबसे मेन था जो मैंने डायग्राम में आपको बता दिया। फिर आप देख लीजिए कि इन प्राइमरी सक्सेशन टेरेस्ट्रियल साइट पायोनियर स्पीशीज, माइक्रोब्स, लाइकेन, मोसेस, ठीक। चलिए आगे देख लेते हैं। हो गया प्राइमरी सक्सेशन खत्म, वही तो मैंने डायग्राम में इसे अच्छे से बता दिया। अब यहाँ पे क्वेश्चन है, ठीक। lichen which are capable of initiating ecological succession even on a bare rock are actually symbiotic succession of a lichen। बेसिकली किसका एसोसिएशन है, जो कि बेयर रॉक पे भी एक सक्सेशन, एक एनवायरमेंट, एक इकोसिस्टम क्रिएट कर लेता है। आंसर सबको पता है, अल्गे एंड फंगाई, अल्गे एंड फंगाई का ये कंपोजिशन है लाइकेन, ठीक है। तो इसका आंसर भी है और एक्सप्लेनेशन भी है, आप इसको देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं सेकेंडरी सक्सेशन। सेकेंडरी सक्सेशन क्या होता है, अब उस पेड़ था, पेड़ को मार के खाने का है, ठीक है। पेड़ को मार के हमको खाने का है, ठीक। अब पेड़ को मार के कौन कौन खाएगा, एक इंसान खा सकता है, एक जानवर खा सकते हैं, और दूसरा उस पेड़ का अपना भी एक लाइफ पीरियड होता है, वो वहां पे खुद भी खत्म हो सकता है, ठीक है। कि वो पेड़ भी अपने आप में खुद भी खत्म हो सकता है, फिर उसकी जगह वापस नए पेड़ आएंगे। ये तीन टाइप के सेकेंडरी सक्सेशन होते हैं। तीन टाइप के नहीं, मतलब तीन तरह की उसमें चीजें इन्वॉल्व हो सकती हैं, ठीक। इंसान भी, जानवर भी, और वो पेड़ एक टाइम के बाद 100 साल, 200 साल, 300 साल, 400 साल के बाद पेड़ गिर के खत्म होने वाला ही है, तो उसकी जगह नया पेड़ तो उगेगा, कुछ तो उगेगा ना, ये बात है, ठीक। तो सेकेंडरी सक्सेशन देख लीजिए।
Secondary succession is the sequential development of biotic community after complete or partial destruction of existing community. मैंने क्या बोला, घास को तोड़ के, घास को खत्म करके वहां बिल्डिंग बनेगी। तो जो एग्जिस्टिंग कम्युनिटी है, एग्जिस्टिंग कम्युनिटी कौन? घास, वो पेड़, पेड़ को काटा जाएगा तो ही बिल्डिंग बनेगी। जब बिल्डिंग बनेगी तो सेकेंडरी सक्सेशन है। ठीक, अब यहाँ पे डायग्राम में आप देखेंगे तो खाली आपको ट्री का दिया है, ये खाली डायग्राम में आपको ट्री का दिया है यहाँ पे, लेकिन ये खाली ट्री का नहीं होता, ये और भी चीजें हो सकती हैं जैसे मैंने आपको बताया। ठीक है, तो देख लीजिए, एग्जिस्टिंग कम्युनिटी को खत्म करके सेकेंडरी सक्सेशन स्टार्ट होता है। A mature or intermediate community may be destroyed by natural events such as floods, drought, fire, storm, or by human. What I said? For creation of building, you have to destroy grassland. ठीक, then अगर ह्यूमन वहां पे खत्म करेगा या फिर बाढ़, आग लग गई, कुछ तो हो गया, खत्म हो गया एक सक्सेशन। ठीक, उसकी जगह दूसरा आएगा। बहुत इजी कॉन्सेप्ट पे बस इसको घुमा देता है, इसलिए कॉन्सेप्ट पे फोकस कीजिए। अटैक ऑन कॉन्सेप्ट। एनवायरमेंट बहुत लॉलीपॉप है, बहुत हलवा टॉपिक है। ठीक है, एनवायरमेंट बहुत हलवा टॉपिक है। ठीक है, देख लीजिए, ये सब बातें वही लिखी है जो मैंने आपको भी बता चुका हूं। ठीक, तोता रटन दे जैसे नहीं पढ़ने का है, इसको अच्छे से पढ़ने का है, समझ के। ठीक है, तो डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी सक्सेशन क्या है? अब एक के बाद दूसरा है, वही है डिफरेंस, फिर भी इसको इंग्लिश खाली वर्ड में देखते हैं। अनलाइक इन द प्राइमरी सक्सेशन, अनलाइक इन द प्राइमरी सक्सेशन, द सेकेंडरी सक्सेशन स्टार्ट्स on well developed soil already formed at the site. The secondary succession is relatively faster. क्या ये तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं ना रविश, कुछ नहीं है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसमें सेकेंडरी सक्सेशन में भी एक और क्राइटेरिया, एक होता है खुद से सक्सेशन और एक होता है दूसरे पे डिपेंडेंट होकर सक्सेशन। ठीक, खुद से सक्सेशन मतलब खुद उसका चक्रण करके, खुद उसको धक्का मार के, पीछे ढकेल के, गिरा के, फोड़ के आगे बढ़ना। और दूसरा कि भाई मुझे आगे बढ़ने का, इसको धक्का मार के गिरा दो और मेरे रास्ते क्लियर कर दो। ठीक, जब हम खुद करते हैं तो होता है ऑटोजेनिक, और जब किसी को बोलते हैं कि भाई इसको धक्का मार के गिरा दो और हम आगे बढ़ने का है, तो उसको बोलते हैं एलोजेनिक। ठीक, ऑटोजेनिक एलोजेनिक में डिफरेंस क्लियर? जब दूसरे को बोलेंगे करने को तो होता है एलोजेनिक, और जब खुद करते हैं तो उसको बोलते हैं ऑटोजेनिक। ठीक है, जैसे कि अगर कोई गलती करे और वो अपना आरोप दूसरे पे लगा दे, उसको बोलते हैं एलोजेनिक। लेकिन अगर कोई गलती करे वो खुद ही एक्सेप्ट कर ले, तो उसको बोलते हैं ऑटोजेनिक, मतलब खुद बंदा सेल्फ डिपेंडेंट है। ठीक है, चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। ठीक, when succession is brought by living habitants of the community itself, the process is called autogenic succession. यहाँ पे वर्ड ध्यान देना आप लोग, कौन सा वर्ड है? itself। ठीक है, itself वर्ड पे ध्यान देना। यहाँ पे ये वाला ग्रीन वाला, रुको मैं अलग कलर का लेता हूँ मार्कर, वो कुछ दिख नहीं रहा ना। ओके, चेंज। ठीक है, यहाँ पे देखिए itself, ये वाला। ठीक है, तो और while change brought by outside force, तो उसको क्या बोलते हैं? आउटसाइड फोर्स अगर कोई चेंज लेके आती है तो इसको क्या बोलेंगे? एलोजेनिक। जब खुद करेंगे तो ऑटोजेनिक, जब किसी बाहरी से कराएंगे तो एलोजेनिक। ठीक, यही डिफरेंस था। अब इसका कॉन्सेप्ट एनवायरमेंट में क्या है, ये तो हो गया। एनवायरमेंट में अभी हम देखेंगे एमेंसिलिज्म, कमेंसिलिज्म, कि मतलब जब एक दूसरे के साथ जीते तो किस तरह जीते हैं, वहां पे काम आएगा। ठीक, ये कॉन्सेप्ट याद रखिए। चलिए पॉइंट नंबर 2 और 3 देख लेते हैं। ये वाले क्या है? ये वाले और ये वाले। is driven by biotic component of ecosystem. Allogenic succession driven by
मे बी बायोटिक और अबायोटिक, ठीक है। एलोजेनिक सक्सेशन ड्रिवन बाय अबायोटिक कंपोनेंट लाइक फायर, फ्लड, और हो सकता है कि दूसरे भी, मतलब बायोटिक भी हो सकते हैं। जैसे कि अगर बताऊं कि एक भैंस के ऊपर बहुत सारे कीड़े लगे हैं, ठीक। तो कौवे आते हैं और भैंस के ऊपर की कीड़े साफ करते हैं, चिड़िया के भैंस के ऊपर बैठे रहती कीड़े साफ करती हैं। तो चिड़िया एक सक्सेशन कर रही है और भैंस के थ्रू कर रही है, ठीक। भैंस के थ्रू सक्सेशन हो रहा है, तो ऐसे केस में उसको क्या बोलेंगे, एलोजेनिक। मतलब चिड़िया का कचरा कौन साफ कर रहा है, चिड़िया का कचरा कौन, भैंस का कचरा कौन साफ कर रहा है, चिड़िया। ओके, तो ये बेसिकली मैं बहुत अच्छे अच्छे एग्जांपल लेके कराता हूँ, सो दैट आपको याद रहे एग्जाम में और उसका रिवीजन अभी आप अच्छे से कर सको, ठीक। तो चलिए वन मोर क्वेश्चन, यहाँ पे क्लियर करना भूल गया, क्लियर करना जरूरी था। ओके, ठीक है, नो इश्यू। चलो हो गया क्लियर सब, ठीक। तो एक क्वेश्चन है, फिर से देख लेते हैं। इन द ग्रास लैंड trees do not replace the grasses as a part of ecological succession because of, क्यों, वो क्यों नहीं, insects and fungi, limited sunlight and paucity of nutrient, water limits and fire, ठीक, और none of the above, ठीक। क्या हो सकता है इसका आंसर, क्या हो सकता है इसका आंसर? अभी तक मैंने बता दिया हूं, घास को खत्म करके पेड़ तो बनते हैं, लेकिन सारे घास खत्म नहीं होती है। ऐसा क्यों? ऐसा सिर्फ एक कारण की वजह से। देखो, इंसेक्ट और फंगाई, इंसेक्ट अगर पेड़ को नुकसान तो पहुंचाएगा नहीं, अगर घास को नुकसान पहुंचाएगा, पेड़ को भी पहुंचाते हैं कभी कभी अगर कोई वल्नरेबल है तो। दूसरा, सनलाइट और पॉजिटिव न्यूट्रिएंट है तो कोई बात नहीं है। इसके वजह से क्या होगा, इसकी वजह से घास तो खत्म होगा ना। यहाँ पे बोला घास खत्म नहीं होती, ट्रीज डू नॉट रिप्लेस। तो यहाँ पे वाटर लिमिट्स एंड फायर, क्योंकि वाटर लिमिट्स और फायर इतनी, मतलब वाटर इतने ज्यादा अवेलेबल होते हैं कि वो घास को मतलब रिप्लेस नहीं कर सकते। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए, ग्रास है वन गुड ट्रिक टू मोनोपोलाइज प्लेस। इन अ ड्राई सीजन द ग्रासेस आर ड्राई अप एंड कॉज फायर which destroy other plant species and their seeds. Also, grasses develop in regions with scanty rainfall where plant growth cannot achieved. Though the forest form climax community in the most of the ecosystem, in the grassland ecosystem, grasses form the climax community. ठीक है, तो इसके वजह से घास वहां पे जरूरी होता है, क्योंकि घास पेड़ों को बचाता है, ठीक। घास पेड़ों को बचाता है, ठीक। अब देखिए, ऑटोट्रॉफिक और हिटरोट्रॉफिक सक्सेशन क्या होता है। वहां पे देखिए ऑटोजेनिक और एलोजेनिक में, ठीक। ऑटोजेनिक और एलोजेनिक देखिए, यहाँ पे देखिए ऑटोट्रॉफिक और हिटरोट्रॉफिक क्या होता है। सक्सेशन इन विच इनिशियली द ग्रीन प्लांट्स आर मच ग्रेटर इन क्वांटिटी इज नोन एज ऑटोट्रॉफिक, ठीक। जहाँ पे हरे हरे पेड़ के पौधे होते हैं वो ऑटोट्रॉफिक कंसेशन होता है कि वो खुद अपना खाना बनाते हैं, ठीक। जो भैंस वाला मैंने एग्जांपल बताया था, अब चिड़िया अपना खाना कहाँ से लेती है, भैंस के ऊपर जो कचरे होते हैं वहां से लेती है, वो आता है हिटरोट्रॉफिक में। लेकिन पेड़ क्या है, पेड़ अपना खाना खुद बनाते हैं, तो उसे बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक, ठीक। ऑटोट्रॉफिक मतलब स्वयं पोषी, हिटरोट्रॉफिक मतलब परपोषी, ठीक। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। तो चलिए आगे देखते हैं। अब प्लांट के अंदर सक्सेशन कैसे होता है, जो पेड़ होते हैं वहां पे, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ केमिस्ट्री के वर्ड है, वैसे एग्जाम में पूछने वाले हैं नहीं, लेकिन फिर भी बता दूं क्योंकि इसमें आगे इन केस अगर हुआ तो पूछ दिया तो, ठीक है। देखिए, जेरा मतलब रॉक होता है, तब जेराक मतलब रॉक से पहले रॉक, फिर क्या हुआ, हाइड्रा मतलब वाटर बॉडी, वाटर बॉडी के बाद क्या हुआ, मेसिक कंडीशन, मतलब वहां पे थोड़े स्मॉल स्मॉल स्पीसीज डेवलप हुई है। फिर उसके बाद क्या हुआ, ज़ेरोफाइटिक हैबिटेट वहां पे आ गया, मेसोफाइटिक, ठीक, जो कि उस कंडीशन से आगे डेवलप हो गए, हो गया प्लांट बन गया। एक रॉक, वहां पे पानी मिला, हाइड्रा, पानी वाले कंटेंट, फिर उसके बाद वापस थोड़ा डेवलपमेंट हुआ तो मेसिक, और उसके बाद हुआ मेसोफाइट, ठीक।
अब आगे देखते हैं सक्सेशन इन वाटर प्लांट। ठीक, पानी में कैसे होता है, पहले देखिए फाइटोप्लैंक्टन होते हैं छोटे छोटे, ये फाइटोप्लैंक्टन बहुत सूक्ष्म जीव होते हैं। फिर इनकी जगह पे क्या आता है, इनकी जगह पे आता है स्वैम्प, जो छोटे छोटे समुद्री घास होती है वो। इसके जगह फिर प्लांट आते हैं छोटे छोटे, और इनसे बड़े प्लांट आते हैं। देन मार्स मिडो स्टेज, ये वाले आप ज्योग्राफी चैनल पे देखे रहेंगे, पानी के नीचे बहुत सारे उगे रहते हैं। ठीक, ये पानी के अंदर का, ये पानी के अंदर का सक्सेशन, और ये पानी के बाहर का सक्सेशन। ठीक, इसका मैं जब लेक्चर क्लासेस चालू होगा तो वहां पे आपको पूरा एक चार्ट मिलेगा इसका, वो चार्ट से आप इसको तुरंत कनेक्ट कर, चार्ट और एक वीडियो आपके लिए खत्म चैप्टर, कुछ नहीं है इसमें, लॉलीपॉप है एकदम। ठीक है, चलिए हम देखते हैं होमोस्टेसिस इन इकोसिस्टम। इस इकोसिस्टम में जो पारिस्थितिकी संतुलन बनाए जाते हैं वो कैसे बनाए जाते हैं। देखिए, आपको खाली संतुलन पूछेगा और उसके कारक पूछेगा, उसके रीजंस पूछेगा, संतुलन कैसे बनता है। ये नहीं उसके उस संतुलन में क्या क्या होता है, कि टेम्परेचर अगर ज्यादा आ जाता है कम जाता है, किसका कैसे आता है, पिगमेंट कौन से होते हैं, ये नहीं पूछेगा। उसके फैक्टर्स कौन से हैं ये पूछ लेगा। ठीक, तो पहले होमियोस्टेसिस देख लेते हैं। होमियोस्टेसिस इज द मेंटेनेंस ऑफ अ स्टेबल इक्विलिब्रियम। मैंने क्या कहा था, संतुलन, संतुलन बनाए रखना ही होमियोस्टेसिस है। ठीक, संतुलन बनाए रखना ही होमियोस्टेसिस है। अब वो कैसे करता है संतुलन, एक होता है रेगुलेट करके, दूसरा कॉन्फर्म करके, तीसरा सस्पेंड करके, चौथा माइग्रेट करके। ठीक, मतलब अगर आप उसी एनवायरमेंट में किसी को मार काट के जी लेते हैं और हो गया रेगुलेशन। ठीक, some organism can maintain homeostasis by physiological, sometimes behavioral, migrated to tree shade or means to ensure constant body temperature, constant osmotic concentration। ठीक, मतलब कैसे तो जी लिए उसी सिस्टम में, उसी जगह जी लिए, उसी जगह जी लिए तो हो गया रेगुलेट। ठीक, कॉन्फर्म क्या होता है, चलो कॉन्फर्म भी देख लेते हैं। एंड इन एक्वेटिक एनिमल osmotic concentration of the body fluid changes with that of the ambient water osmotic concentration. These animals and plants are simply conformers। conformers इसको हम अगर बेसिकली आपके टर्म में बताएं तो, कि जो बॉडी होती है वहां पे मारकट नहीं करना है, बॉडी अपने आप में, जैसे ठंडी लगती है, आपको ठंडी लगती है तो बहुत सारे कपड़े पहनते हैं, तो और बॉडी भी अंदर से हीट पैदा करती है, बॉडी भी अंदर से हीट पैदा करती है ना, वो द कॉन्फर्मेशन। इसी तरह जो समुद्री जीव हैं, अब वो जर्किन और जैकेट तो लेंगे नहीं, अब उनको ठंडी लगेगी तो बॉडी ही उनका रिएक्ट करेगी ना, जो बॉडी रिएक्ट करती है उसको बोलते हैं कॉन्फर्मेशन। आप ये पूरा पढ़ेंगे तो पूरा मीनिंग यही निकलेगा, पूरा मीनिंग यही निकलेगा। ठीक है, आप बस पूरा पढ़िएगा इसको। ठीक, था माइग्रेट, आप अपना जिंदगी बचाने के लिए, जिंदगी जीने के लिए माइग्रेशन कर लेते हैं। ठीक, एक जगह से दूसरे जगह चले आते हैं। जैसे भी लॉकडाउन के टाइम में मजदूर लोग ट्रेवल कर रहे हैं, मजदूर लोग जिंदगी बचाने के लिए अब मुंबई और बाकी जो शहर छोड़ के गांव में जा रहे हैं कि हमारी जिंदगी वहां पे बची रहे। ठीक, बाद में जब गांव में अगर कुछ कमी हो जाएगी तो बोलेंगे चलो वापस जिंदगी बचाने का सवाल है, चलो शहरों की तरफ। ठीक, तो ये माइग्रेशन, मैंने वो माइग्रेशन बेसिकली ये बड़े टर्म में बताया, लेकिन एनवायरमेंट के टर्म में अगर बात करें तो कुछ पक्षी होते हैं, वो पक्षी बड़े दूर से ट्रेवल करके आते हैं। जैसे कि आप अगर मुंबई में रहते हैं तो ठंडी के टाइम में, विंटर सीजन में फ्लेमिंगो आते हैं। फ्लेमिंगो एसल वर्ड यहाँ पे, मतलब जितने भी समुद्री किनारे हैं मुंबई के आसपास, एसल वर्ड हो गया और एलिफेंटा केव्स वाले जाने के लिए हो गया, जितने भी बीचेस हैं फ्लेमिंगो बहुत आ जाते हैं। और ये कहाँ से आते हैं, बड़ी दूर से ट्रेवल करके आते हैं, रशिया से आते हैं, पोल से आते हैं, रशिया से। ठीक, क्योंकि वहां पे इतनी ठंडी पड़ती है, इतनी ठंडी पड़ती है कि सर्वाइव कर ही नहीं सकते। और दूसरे की एग्जांपल यहाँ पे दिया है इस मेरे नोट्स में, कि केवला देव नेशनल पार्क में, केवला देव नेशनल पार्क में साइबेरिया से माइग्रेटरी बर्ड आते हैं। तो भी माइग्रेशन क्यों कर रहे हैं, जिंदा रहने के लिए कर रहे हैं, तो इसलिए ये जरूरी है। ठीक, अब आता है सस्पेंड। सस्पेंड क्या होता है कि
कुछ उसमें एडिशनल चीजें मिलाई जाती हैं, ठीक है, एडिशनल चीजें मिलाई जाती हैं, जैसे कि इन बैक्टीरिया, फंगाई एंड लोअर प्लांट वेरियस काइंड्स ऑफ थिक वॉल्ड स्पोर्स आर फॉर्म्ड व्हिच हेल्प देम टू सर्वाइव अनफेवरेबल कंडीशन। ठीक, कुछ एडिशनल चीजें मिलाई जाती है, मतलब कुछ एडिशनल चेंजेस कर लिए जाते हैं। ठीक, लाइक यहाँ पे हिबरनेशन देख लीजिए, जो भालू होता है पोलर बियर, पोलर बियर क्या करता है, अब उसके बाल होते हैं और घने हो जाते हैं ठंडी के टाइम में, इतने घने हो जाते हैं कि फिर उसमें उसके अंदर आप भी घुस जाओगे पता नहीं चलेगा। ठीक है, आपने याक देखा होगा, ठीक, तो याक भी ऐसे होता है, तो उसके अंदर से चेंजेस हो जाते हैं बॉडी से। ठीक, अब अगर बोले कॉन्फर्मेशन और सस्पेंड में क्या डिफरेंस है, कॉन्फर्मेशन कब होता है, जो समस्थिति संतुलन बनाए रहते हैं वाटर बॉडी के अंदर, और सस्पेंड में वाटर बॉडी के बाहर। ठीक, दो चीजें अलग अलग हैं, दोनों को मैंने अलग करके बताया हूं, आप इसको पढ़ेंगे पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे गए 2.3 में एनर्जी लेवल। ये एनर्जी लेवल कैसे होता है, तीन चीजों से, आपको खाते एनर्जी मिलती है, वैसे तीन चीजों से होता है, फूड चेन, फूड वेब एंड इकोलॉजिकल पिरामिड। ठीक है, फूड चेन, फूड वेब एंड इकोलॉजिकल पिरामिड। ठीक, तो चलिए देख लेते हैं क्या था। हाँ, फूड चेन, एक डायग्राम, मैं डायग्राम का पूरा यूज कर रहा हूं, आपके लिए बहुत इजी होगा। ठीक है, अभी ट्रॉफिक लेवल ऊर्जा स्तर कैसे होता है, देखिए ये यहाँ वाला ये पोर्शन, प्लांट्स जो कि एनर्जी प्रोड्यूस करता है, हर्बीवेरस जो घास खाते हैं वो प्लांट को खा लिए, अब कार्निवेरस जो हर्बीवेरस को खा लेते हैं, जो घास खाते हैं उनको खाने वाले को कार्निवेरस। सेकेंड लेवल कार्निवेरस जो सब कुछ खा लेते हैं भाई, जो फर्स्ट लेवल ऑफ कार्निवेरस जो बड़े से बड़े जीव को भी खा लेते हैं। तो इंसान किस में आता है, इंसान तो ओमनीवेरस में आता है, जिसको जो इंसान को जो मिला सब खाएगा, कुछ नहीं छोड़ने वाला। ठीक है, बड़े से बड़ा जानवर रख दो उसको छोटा छोटा करके तो खा ही लेंगे, घास रख दो उसको छोटा छोटा करके तो खा ही लेंगे। घास खाते ना, एक एग्जांपल ले, घास खाते हैं आप लोग, पालक खाते हैं, पालक, चौली, और रेड कलर वाला होता है, बेसिकली वो घास है, वो अपने आप में एक घास है, जो वेजिटेबल के नाम पे आप खा रहे हैं ना, वो घास है। इंसान घास खाता है, लेकिन इंसान हर तरीके की घास नहीं खाता, नहीं तो बात पता चलेगा कि आप लोग वीडियो देखे थे और कभी भैंस चल रही है, आप लोग भी शुरू हो गए। ठीक, तो वो घास आपको हजम नहीं होगा, क्यों, क्योंकि जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है वो घास को हजम नहीं कर सकता। जो जानवर का डाइजेस्टिव सिस्टम होता है बड़ा होता है, वो घास को हजम कर सकते हैं। ठीक, इंसान का डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत बहुत वल्नरेबल, बहुत छोटा होता है, सॉफ्ट होता है। हम खाने को खा लेंगे घास, लेकिन फिर पेट खराब हो जाएगा, ऐसे फिर बीमार पड़ जाएंगे और मर जाएंगे। ठीक, खाने को घास हम खा सकते हैं। ठीक, चलिए फूड चेन शुरू करते हैं। फूड चेन मतलब एक ऊर्जा स्तर का, एक खाने का प्रभाव दूसरे खाने से, एक जो खाना है दूसरे खाने तक गया। ठीक, अब यहाँ पे देखिए, चरने वाले फूड चेन का अलग है और जो सड़ने वाले फूड चेन उनका अलग है। तो पहले देखते चरने वाले का, चरने वाले कौन, ये देखिए कहाँ जानता है, ये डायग्राम में देखिए। ठीक, यो चलिए देखते हैं, ये देखिए फ्लावर है, नीचे घास भी उगी है। ठीक, अब फ्लावर या फिर घास घास को कौन खाएगा, जो घास खाने वाले छोटे छोटे कीड़े होते हैं, ग्रीन ग्रीन कैटरपिलर, आप उनको देखे रहेंगे, वो है प्राइमरी कंज्यूमर। घर में दिख गया तो कैटरपिलर आप मार के फेंक दोगे, लेकिन अगर घास उसमें दिख गया तो घास वाले बड़े खुश होते हैं। अगर इनमें से किसको भी दिख गया घास वाले में कैटरपिलर, तो बहुत खुश हो जाएंगे, फिर इनको पता चल जाएगा हमको यहाँ पे हमारा राशन पानी मिलने वाला है। ठीक,
क्योंकि वो कैटरपिलर को कौन खाएगा? मेंढक। मेंढक कैटरपिलर को खाएगा, जो हरा वाला कीड़ा होता है मेंढक उसको खा लेगा। ठीक, अब जब कैटरपिलर दिखेगा तो सांप को पता है भाई वहां पे कैटरपिलर है, तो मतलब मेंढक जरूर आएगा, और जब मेंढक कैटरपिलर को खाएगा तो मैं मेंढक को खाऊंगा। ठीक, और उल्लू भी ऊपर से देख रहा होगा, उल्लू अब डायरेक्टली मेंढक को तो खाएगा नहीं, कैटरपिलर को खाएगा नहीं। उल्लू बोलेगा जब इतने सब चीजें हैं तो यहाँ पे सांप जरूर है, मैं उस सांप को खाऊंगा। ठीक, तो मौके मौके की बात है। कैटरपिलर को कौन खाया? ये कैटरपिलर को कौन खाया? फ्रॉग। फ्रॉग को कौन खाया? मेंढक को स्नेक ने खा लिया। फिर स्नेक को कौन खा लिया? उल्लू। अब उल्लू को कौन खाएगा? उल्लू को मार के तल के भून के इंसान खा लेगा। इंसान को कौन खाएगा? इंसान एक दिन अपने आप मरेगा। मरेगा या तो जलाया जाएगा या तो दफनाया जाएगा या तो हवा में छोड़ दिया जाएगा। दोनों ही सूरत में वो जलने वाला मतलब दफन होने वाला कीड़े मकोड़े खाएंगे ही। ठीक, तो ये एक रेजिंग फूड चेन है। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं दूसरे। अभी मेरे पास फूड चेन के और भी डायग्राम है। ठीक, मेरे पास और भी डायग्राम है तो ठीक है, वो समझा। अब देखिए डिट्रेस फूड चेन। डिट्रेस मतलब जो सड़े गले पदार्थों का फूड चेन होता है वो। ठीक, यहाँ पे देखिए पेड़ के पत्ते गिरे। अब पेड़ के पत्ते गिर के सड़ते हैं, और जब पेड़ के पत्ते गिर के सड़ते हैं तो उनको कौन खाता है? कीड़ा, वुडलोस। उसको वुडलोस मतलब जो लकड़ी खाते हैं यार, जो कीड़े। कठफोड़ा पक्षी है, कठफोड़ा बिल्कुल नहीं, दीमक। दीमक ले लो, दीमक, वुडलोस, ये सब ना वो सड़े गले पदार्थों को खा लेते हैं। अब जब ये सड़े गले पदार्थों को ये खाएंगे तो इनको भी कोई खाएगा। इनको कौवा खाएगा। कौवा मीन्स ब्लैक बर्ड मीन्स सिर्फ कौवा और नहीं, बाकी सब चीजें, पक्षी सब, जो भी पक्षी मिलेगा इनको खा लेगा। गिलहरी विलहरी मिलती छोटी जानवर, गिलहरी एक जीव स्पीस, वो भी खा सकते हैं इनको। तो कुल सबको एनर्जी मिल रही है। ठीक, यही है आपका फूड चेन। ठीक है, ये आपका है फूड चेन। अब यहाँ पे कुछ ओनली सिर्फ इंग्लिश है, इसको आप पढ़ सकते हैं। बैक्टीरियल एंड फंगल एंजाइम्स डिग्रेड detritus into simple inorganic substance. This process is called catabolism. ठीक, ये बात है। ह्यूमिफिकेशन एंड मिनरलाइजेशन अकर ड्यूरिंग द डिकम्पोजिशन इन द सॉइल। ये सब चीजें तो आप देख लेंगे, हो जाएगा। इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, वैसे मैंने इसमें जो था बता दिया हूँ। और देख लेते कुछ इसमें है क्या? एक क्वेश्चन है, लेकिन पहले देख लेते और कुछ है क्या। 2 क्वेश्चन है। आप लोग इसके जो क्वेश्चन है सॉल्व करते रहिए। जो भी डाउट है नेक्स्ट लेक्चर में पूछ लीजिएगा, क्लासेस में आके पूछिएगा, जब डाउट सॉल्विंग सेशन होगा तब पूछिएगा। वेरियस अपॉर्चुनिटी मिलेगी, व्हाट्सएप पे पूछ लीजिएगा, ट्विटर पे पूछ लीजिएगा, जहाँ पे भी आपको मौका मिले आप डाउट पूछ लीजिए, डाउट मन में नहीं रखिएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। विद रेफरेंस टू द फूड चेन्स इन द इकोसिस्टम, विच ऑफ द फॉलोइंग काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म आर नोन एज डिकम्पोजर। मतलब डिकम्पोज कौन? डिकम्पोज मतलब जो सड़े गले पदार्थों को खत्म करता है। वायरस, फंगाई, बैक्टीरिया, और क्या है यहाँ पे? और यहाँ पे कुछ नहीं है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। वायरस, अब देखिए कोरोना वायरस फैला है क्या? कोरोना वायरस किसी सड़े गले पदार्थ में फैला है? बिल्कुल नहीं। वो तो एक अच्छा इंसान अगर टिप टॉप कपड़े पहन के चल निकलता है घर से, उसको कोई एकदम मस्त उसके जैसे बॉस उसको टच कर लेता है तो होगा कोरोना। अब देख लीजिए जो ब्रिटेन के पीएम थे, ब्रिटेन के पीएम को कोरोना हो गया था। क्या ब्रिटेन के पीएम किसी गरीब से मिले होंगे या सड़े गले पदार्थ में गए होंगे? तो उस तरह तो गए नहीं। अब लेकिन हो गया कोरोना। तो कोरोना तो एक गरीबों वाली बीमारी है भाई, मतलब अमीरों वाली बीमारी है। कोरोना जात पात अमीरी गरीब सब नहीं, कोरोना एकदम समानता देखता है। ठीक है,
अगर आप उससे सावधान नहीं रहेंगे तो कोरोना आपको हो जाएगा। तो बेसिकली मैं बोलना चाह रहा था कि वायरस डिकम्पोजर के ऊपर डिपेंड नहीं होता, ठीक है, लेकिन फंगाई और बैक्टीरिया ये डिकम्पोजर पर डिपेंड होते हैं, ये डिकम्पोजर में आते हैं, ठीक है, ये सड़े गले पदार्थों को खाते हैं। ठीक ठीक, देख लीजिए यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में भी दिया है, एक्सप्लेनेशन में दिया है फंगाई एंड बैक्टीरिया आर डिकम्पोजर्स, दे ब्रेक डाउन ऑर्गेनिक मैटर इनटू सिंपल ऑर्गेनिक सब्सटेंस। वो क्या करते हैं, जो सड़े गले पदार्थ है उनको तोड़ देते हैं, ठीक है, उनको तोड़ देते हैं, सड़े गले पदार्थों को, उनको सड़े गले पदार्थों को तोड़ के अपना खा लेते हैं, लेकिन उनको भी कोई और खाता है, ठीक, उनको भी कोई और खाता है। ठीक, अब ये जो सेकंड वाला है ये आप खुद ही ट्राई कीजिएगा और डाउट रहेगा तो पूछिएगा। ठीक, चलिए अब हम लोग जाते हैं फूड वेब पे। ठीक, फूड वेब बेसिकली है क्या, फूड वेब जो यहाँ पे लाइन बाय लाइन था चेन में, फूड वेब में जो लाइन बाय लाइन, फूड चेन में जो लाइन बाय लाइन था, अब यहाँ पे किसको भी कोई भी खा सकता है जंप करके। अब भूख लगी है तो भाई ये नहीं देखा जाएगा कि वो किसका है, मुझे अगर मैं खा सकता हूँ मैं खा लूंगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। ये रहा आपका फूड वेब। ठीक, अब देखिए एक घास है, घास है, घास को कौन खाता है, एक तो ग्रास ऊपर खाएगा, दूसरा माउस भी खा सकता है, चूहे, आपने चूहे देखे रहेंगे एक सड़े गले पदार्थ और घास खाते हुए, बड़े वाले चूहे घास खाते हैं या भी छोटे वाले भी घास खाते हैं। ठीक, अब देखिए ये ग्रास ऊपर है और ये चूहा है। अब यहाँ पे एक हॉक का बैठा है, हॉक, चील, गिद्ध यहाँ पे बैठा है। अब ऐसे गिद्ध छिपकली खाता है, लेकिन अब अगर छिपकली नहीं मिल रही है तो उसको ग्रास ऊपर मिलेगा, छोड़ेगा, गिद्ध तो फिर जो मिलेगा वो खा लेगा। ठीक है, ठीक है, तो देखिए वैसे नियम से क्या होना चाहिए, ग्रास ऊपर को छिपकली खाएगा, छिपकली को ये हॉक बैठे हैं ये खाएंगे। ठीक, यहाँ पे भी माउस को स्नेक खाएगा, स्नेक को ये हॉक खाएगा, लेकिन जरूरी नहीं है, ये फूड वेब है, यहाँ पे अपनी भूख मिटाने के लिए हम कुछ भी खा लेंगे, भले बीच वाला मर जाए। और थोड़ी नियम पालन और संविधान उसके लिए थोड़ी नहीं बनाए, जो मिलेगा वो खाएगा। तो ये हॉक क्या करेगा, ग्रास ऊपर को भी खा सकता है, माउस को भी खा सकता है, रैबिट को भी खा सकता है, तो ईटिंग अपॉर्चुनिटी इस हॉक के लिए ज्यादा रहेगी। ठीक है, क्योंकि सब खा सकता है ना। अब यहाँ पे देखिए ये चाहे तो ये अपने श्रृंखला में जाके अपने खुद एक जो रूल में जाके कि ग्रास को रैबिट खाएगा तो रैबिट को हॉक खाएगा, तो ये कैसा है कि मतलब जंप करके खा सकते हैं, ये जंप करेंगे मतलब फूड वेब। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट की नोट है, आप लोग चाहेंगे तो इसको लिख लीजिएगा और नहीं तो वीडियो बार बार देखेंगे तो याद हो जाएगा। फूड वेब कंसिस्ट मेनी फूड चेन्स, food web consist many food chains like see here, grass to grasshopper, then lizard, then hawk। यहाँ पे grass to mouse, mouse to snake, snake to hawk, दूसरा चेन हो गया। तीसरा चेन grass to rabbit, rabbit to hawk, 3 फूड चेन। इस फूड वेब में 3 फूड चेन है। ठीक, इस तरह से क्लियर। अब यहाँ पे भी एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है, देख लीजिए इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन देख लीजिए। विथ रेफरेंस टू फूड चेन इन इकोसिस्टम कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, अ फूड चेन illustrates the order in which a chain of organisms feed upon each other। Yes, true। Food chain are found within the population of species। True। Food chain illustrates the number of each organism which are eaten by other। ठीक, यहाँ पे नंबर की बात कर रहा है। ठीक है, अब नंबर की बात कर रहा है तो नंबर तो होएगा नहीं। ठीक, यहाँ पे
नंबर की बात तो होएगी नहीं। मतलब आप फूड चेन से कैसे पता लगा सकते हैं कि नंबर किससे पता लगाएंगे? पिरामिड से पता लगाएंगे, एनर्जी पिरामिड से पता लगा सकते हैं आप नंबर्स, बाकी कुछ नहीं आप पता लगा सकते हैं। ठीक, तो ऑप्शन 1 एंड 2, अब एक बार ऑप्शन 1 एंड 2 वापस पढ़ लेते हैं। A food chain illustrates the order in which chain of organisms feed upon each other. फूड चेन क्या था? ग्रास टू ग्रास ऊपर, मतलब कैटरपिलर, कैटरपिलर टू फ्रॉग, फ्रॉग टू स्नेक, एक चेन था। यहाँ पे भी देखेंगे ग्रास टू ग्रास ऊपर, फिर लिजर्ड, फिर हॉक। ठीक, एक ऑर्डर है। दूसरा क्या? फूड चेन आर फाउंड विद इन द पॉपुलेशन ऑफ स्पीसीज, मतलब उसी पॉपुलेशन के स्पीसीज, जैसे घास, तो सिर्फ घास को घास वाले खा सकते हैं? नहीं जम रही बात। घास को दूसरे स्पीस खाएंगे। क्या घास को सिर्फ ग्रास ऊपर ही खाएगा? नहीं जमा बात। घास को ग्रास ऊपर भी खाएगा, रैबिट भी खाएगा, माउस भी खाएगा। तो पॉइंट 2 गलत है, ओनली 1 करेक्ट है। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ बायोटिक इंटरेक्शन इन फूड वेब। ठीक है, अब बायोटिक इंटरेक्शन में आप देखेंगे एक दूसरे के ऊपर जो डिपेंड होते हैं उनका क्या होता है। अब यहाँ पे कुछ यहाँ पे बेसिक बातें। जीरो मीन्स नो इफेक्ट, यहाँ पे नेगेटिव मीन्स डिट्रीमेंटल, मतलब नुकसान, और प्लस मीन्स फायदा होता है। ठीक है, प्लस मीन्स फायदा होता है। अमेंसिलिज्म, अमेंसिलिज्म मीन्स क्या होता है? वन स्पीसीज इज इनहिबिटेड व्हाइल द अदर स्पीसीज इज अनअफेक्टेड, मतलब एक स्पीसीज को फायदा होता है लेकिन दूसरे को कुछ नुकसान नहीं होता है। ठीक है, सॉरी, एक स्पीसीज को नुकसान होता है लेकिन दूसरे को कुछ फायदा नहीं होता है। तो इसमें क्या होगा? स्पीसीज 1 का नुकसान हो गया और दूसरे वाले का फायदा हो गया। तो अमेंसिलिज्म में क्या होता है? किसी का फायदा नहीं होता है, एक का नुकसान और दूसरे को कुछ फायदा नहीं होता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। अ लार्ज ट्री शेड्स अ स्मॉल प्लांट, रिटार्डिंग द ग्रोथ ऑफ स्मॉल प्लांट, द स्मॉल प्लांट हैज नो इफेक्ट ऑन द लार्ज ट्री। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, बड़ा वाला पेड़ अपना इतना बड़ा हुआ कि घास को छाव लिया उसने, घास तो बढ़ नहीं पाई, छोटा पेड़ बढ़ नहीं पाया, तो बेचारे उसका नुकसान हो गया। लेकिन इसमें आप देखेंगे, इसमें आप देखेंगे तो बड़े वाले ट्री को कोई फायदा हुआ? इस काम से बड़े वाले ट्री को कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि वो तो बड़ा था, बढ़ाना था ही उसे, लेकिन छोटे वाले का नुकसान कर दिया उसने। ठीक, अब देखते हैं प्रेडेशन पे। प्रेडेशन में क्या होता है? वन स्पीसीज बेनिफिट व्हाइल सेकेंड स्पीसीज हार्म्ड, मतलब जो प्रेडिटर होते हैं मार के खा जाते हैं, जैसे कि सांप मेंढक को मार के खा लिया। ठीक, यहाँ पे सांप का फायदा, मेंढक का नुकसान, सिंपल सी बात। सांप यहाँ पे प्लस वाले में स्पीसीज 1, मेंढक यहाँ पे स्पीसीज 2 में। ठीक, प्रेडेटर है लियोपर्ड, टाइगर, चीता, ये सब प्रेडेटर है, जैसे दूसरे को मार के खाते हैं ना। ठीक, पैरासिटिज्म, पैरासिटिज्म में यही होता है, एक का नुकसान दूसरे का फायदा, बेनिफिशियल टू वन स्पीसीज एंड हार्मफुल टू अदर स्पीसीज। और पैरासाइट्स कौन से? जैसे कि बैक्टीरिया, फंगाई, वायरस, ये सब पैरासाइट्स हैं। एग्जांपल लेते हैं, चलिए वायरस फेमस है, कोरोना का टाइम है, कोरोना हम पे चिपक रहा है, हमको बीमार कर रहा है गधा। ठीक है, इंसानों को बीमार कर रहा है ना, लेकिन कोरोना का फायदा हो रहा है इसमें? कुछ कोरोना का कुछ फायदा नहीं हो रहा है। कोरोना क्या थोड़ी बड़ा होके टाइगर बन जाएगा और लायन बन जाएगा और इंसान बन जाएगा? कोरोना तो कोरोना ही रहेगा, वायरस तो वायरस ही रहेगा, नैनो में रहेगा, वो कुछ नहीं कर सकता, उससे बड़ा नहीं होने वाला है वो, लेकिन इंसानों को नुकसान तो पहुंचा रहा है। ठीक है, ठीक है, और बस इससे क्या हो सकता है? कोरोना का एक नंबर बढ़ सकता है, कि बहुत ज्यादा नंबर बढ़ सकते हैं कोरोना वायरस के, तो बस उसका एक फायदा हो सकता है। ठीक है, तो बैक्टीरिया, फंगा, वायरस, इनका यही रहता है कि दूसरे को रिटायर्ड करते हैं और ये अपना खुद का डेवलपमेंट करते हैं, ये बोलते हैं पैरासिटिज्म। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। कंपटीशन, देखिए कंपटीशन हमेशा खतरनाक होता है, दोनों के लिए नुकसान होता है। आंसर बंद करके मारना, एग्जाम में पूछते हैं इस सब पे क्वेश्चन, आंख बंद करके मारना कंपटीशन पे। कंपटीशन दोनों के लिए नुकसानदायक होता है। लाइक जब दो सांप लड़ते हैं आपस में, दोनों का नुकसान होता है। दो टाइगर लड़ गए आपस में, दोनों का नुकसान हो गया। अब इंसान का कंपटीशन अगर जानवरों से है तो इंसान का भी नुकसान हो रहा है, क्योंकि एनवायरमेंटली लॉस हो रहा है, जानवर का नुकसान हो रहा है, उनके लिए रहने के लिए कुछ नहीं हो रहा है। ठीक, ये इतने मतलब नुकसान वाले थे। अब आते हैं
पॉजिटिव पे, जहाँ पे फायदा फायदा होता है, किसी न किसी को फायदा होता है और नुकसान किसी को नहीं होता है। कमेंसलिज्म मतलब सहभोजिता, और म्यूचुअलिज्म सहयोग, ठीक है। कमेंसलिज्म में जहाँ पे एक स्पीसीज का बेनिफिट, कमेंसलिज्म में क्या होता है, वन स्पीसीज बेनिफिट वाइल द अदर स्पीसीज नीदर हार्म्ड नॉट इनहिबिटेड। अब मैं भैंस वाला वापस एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है। तो भैंस वाला एग्जांपल वापस लेता हूँ। भैंस के ऊपर कीड़े लगे हैं, छोटे मोटे कीड़े लगे हैं। अब चिड़िया भैंस का कीड़ा खा लेती है, चिड़िया भैंस का कीड़ा खा लेती है। इसमें भैंस को क्या मिलता है, भैंस की साफ सफाई हो जाती है और चिड़िया का पेट भर जाता है, ठीक है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, शक्कर फिश ऑफन अटैक्स टू शार्क द हेल्प इन, जाने दीजिए एग्जांपल नहीं, अपना भैंस वाला एग्जांपल सबसे बेस्ट है, अपनी भैंस सबसे बेस्ट, ठीक। तो इस तरह से ये चलता है। दूसरा म्यूचुअलिज्म में देख लीजिए कि जब दोनों स्पीसीज को फायदा होता है, ठीक है। सी एनिमोट गेट्स अटैच्ड टू द सेल ऑफ द हर्मिट क्रैब्स, ये एग्जांपल भी सूट नहीं करता, ठीक। हाँ, यहाँ पे ये लीजिए जो हम लोग को ज्योग्राफी में भी काम आता है। आपको पता है कोरल कैसे बनते हैं? एक होता है जूजेंथेले। जब जूजेंथेले मर जाता है, जूजेंथेले मरने के बाद उसे पोल्यूशन होता है, मरने के बाद उनको कोई और खा लेता या फिर कुछ तो खराबी होता, लेकिन मरने के बाद भी बेनिफिट करता है जूजेंथेले। वो जूजेंथेले मरने के बाद जुड़ जाते हैं कोरल से और एक चट्टान बन जाती है। तो यहाँ पे कोरल का ही फायदा हो गया, जूजेंथेले का ही फायदा हो गया। यहाँ पे देख लीजिए, इसी को बोलते हैं सच क्लोज आल्सो कॉल्ड सिम्बायोसिस, सहभागिता, म्यूचुअलिज्म, सहयोग आपस में, ठीक है। म्यूचुअल, हम लोग आपस में सहयोग करके आगे बढ़ते हैं, ठीक है। एक एग्जांपल दूसरा भी लेते हैं, ये टीचिंग का ले लीजिए। मैं आप लोग को पढ़ाता हूँ, मुझे पैसे मिलते हैं, आप लोग को नॉलेज मिलता है, दोनों को फायदा हो रहा है, ठीक है। दोनों को फायदा हो रहा है, दोनों का बेनिफिट हो रहा है, तो इसे बोलते हैं म्यूचुअलिज्म। बड़ी सिंपल ये वाला जो ज्यादा इस पे नहीं जाने का, ये अगर आपको पढ़ना है पढ़ लीजिए। जो मेरे एग्जांपल, ये वीडियो को 2-3 बार देखेंगे, बात खत्म। वीडियो को 2-3 बार देखने से आपको पूरा का पूरा मिल जाता है। देन आता है न्यूट्रल इंटरेक्शन। न्यूट्रल इंटरेक्शन में न्यूट्रल में 0-0 रहते हैं, मतलब न किसी का प्रॉफिट होता है न किसी का लॉस होता है। न्यूट्रलिज्म में न किसी का प्रॉफिट होता है न किसी का लॉस होता है, ठीक है। तो ऐसे तो बहुत नहीं होता है, किसी न किसी पे तो नुकसान और फायदा तो होते ही रहता है, ठीक है। आगे देखते हैं इकोलॉजिकल पिरामिड, ठीक। इकोलॉजिकल पिरामिड में 3 टाइप के पिरामिड होते हैं, पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ बायोमास, पिरामिड ऑफ एनर्जी एंड प्रोडक्टिविटी, ठीक है। तो पिरामिड ऑफ नंबर्स 2 टाइप के होते हैं, अपराइट और इनवर्ड, ठीक। अपराइट मतलब सीधा बनता है, ये देखिए, ये अपराइट वाला है, ठीक। ये अपराइट वाला है, सीधा सीधा बनता है। पिरामिड ऑफ नंबर्स में देखेंगे, जो सबसे नीचे है उसके नंबर सबसे ज्यादा रहेंगे, जो सबसे ऊपर है उसके नंबर सबसे कम रहेंगे, ठीक। और इससे हमको ये कहाँ पे मिलता है? पॉन्ड इकोसिस्टम और ग्रासलैंड इकोसिस्टम में ये चीजें हमको देखने को मिलती है, ठीक है। और जो पिरामिड ऑफ नंबर्स का इन्वर्टेड होता है, उल्टा वाला, वो ट्री इकोसिस्टम होता है, ठीक। चलो एक बार देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे प्रोड्यूसर सबसे ज्यादा है, उसके बाद हर्बीवोरस ज्यादा है, उसके बाद प्राइमरी कार्निवोरस ज्यादा है, उसके बाद सेकेंडरी कार्निवोरस ज्यादा है, उसके बाद टॉप कार्निवोरस ज्यादा है, ठीक। इस तरह से ये एक के बाद एक अवेलेबल होते हैं, ठीक। देन आता है पिरामिड ऑफ बायोमास। पिरामिड ऑफ बायोमास भी इन्वर्टेड और अपराइट दोनों हो सकता है, ठीक है। तो देख लीजिए पिरामिड ऑफ बायोमास। बायोमास मतलब जो वेट है, टोटल एनर्जी का वेट, उसके ऊपर डिपेंड होता है, उससे बनता है। तो यहाँ पे देख लीजिए सबसे ज्यादा प्रोड्यूसर के वेट होते हैं, मतलब जो घास फूस है इनका बायोलॉजिकली वेट सबसे ज्यादा है, और घास फूस को खाने वाले इनका बायोलॉजिकली वेट उनसे कम है। और जो प्राइमरी कार्निवोरस है
उनका घास, उनका वेट उनसे कम है बायोलॉजिकली एनवायरमेंट में। अब एक एक स्पीसीज की बात नहीं कर रहा हूं मैं, एनवायरमेंट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। सबसे ज्यादा घास है, उसके बाद ज्यादा पे नंबर हेर्बिवोरस है, उसके बाद ज्यादा नंबर कार्निवोरस, सबसे कम क्या टॉप कार्निवोरस जो टाइगर लायन है ये सबका सबसे कम है, ठीक। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं बायोमास का इन्वर्टेड में। इन्वर्टेड का देखिए कि देखेंगे जो सबसे हेवी वेट है इनका जो बायोमास है ज्यादा होता है। जैसे कि आप सी में लीजिए, जो बड़ी बड़ी मछलियां हैं इनका वेट ज्यादा होता है, उसके बाद जो उनसे छोटी मछलियां हैं जो घास फूस खाती हैं उनका ज्यादा वेट होता है, और सबसे कम किसका होता है, प्रोड्यूसर्स का, जो छोटे छोटे होते हैं, ठीक, इनका वेट सबसे कम होता है। तो बेसिकली ये वेट के हिसाब से है। और आप मैंने बता दिया, आप इस खाली दोनों पिरामिड अगर ध्यान में रखेंगे तो आराम से कवर हो जाएगा, ठीक है। तो पिरामिड ऑफ एनर्जी की बात करते हैं। यहाँ पे देखिए पिरामिड ऑफ एनर्जी एक अपराइट में होता है, मतलब सीधा होता है, उसका इन्वर्टेड नहीं होता है, और वो टोटल एनर्जी बेस पे डिपेंड होता है, ठीक है। जैसे कि देखिए रेन फॉरेस्ट लीव्स, सबसे ज्यादा एनर्जी कहाँ है, पेड़ पौधों में है, क्योंकि आप यहाँ पे देखिए जो पिरामिड बायोमास का अपराइट होता है, जो सीधा होता है, सबसे ज्यादा वहां पे आपको एनर्जी मिलती है, ठीक है। तो रेन फॉरेस्ट सबसे ज्यादा होता है, देन इंसेक्ट लीव्स में होता है, देन सबसे कम होता है बोनोबो, एक बंदर है, देन क्रोकोडाइल में उससे कम होता है, ठीक। इस तरह पिरामिड ऑफ एनर्जी का फंक्शंस होता है। ये डायग्राम ही सब कुछ क्लियर कर दे रहा है आपके लिए, ठीक है। अब यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट है, इकोलॉजिकल एफिशिएंसी। इकोलॉजिकल क्या है, इकोलॉजिकल एफिशिएंसी क्या है, ये एक पर्यावरण का क्षमता निर्भरता दिखाते हैं, ठीक, कि एक एनर्जी से दूसरे एनर्जी में कन्वर्ट होते टाइम कितनी एनर्जी बची और कितनी एनर्जी कन्वर्ट हो गई, कितनी एनर्जी का लॉस हुआ। तो इसी को बोलते हैं इकोलॉजिकल एफिशिएंसी। बस डेफिनेशन ही पूछता है, ज्यादा कुछ पूछेगा नहीं। पॉइंट नंबर 1 देखिए, इकोलॉजिकल एफिशिएंसी डिस्क्राइब द एफिशिएंसी विथ विच एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू नेक्स्ट, ठीक, वन ट्रॉफिक लेवल टू नेक्स्ट, इसी को बोलते हैं इकोलॉजिकल एफिशिएंसी। और यहाँ पे लिमिटेशन है इकोलॉजिकल पिरामिड का, तो ये भी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे दो और कॉन्सेप्ट हैं, बायो एक्यूमुलेशन एंड बायो मैग्निफिकेशन। ये भी बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। बायो एक्यूमुलेशन क्या, कि जब एक ही जीव में, यहाँ पे एक डायग्राम होगा, ठीक, यहाँ पे देखिए ये है बायो एक्यूमुलेशन। जब एक ही जीव में प्रदूषण पोल्यूशन का लेवल धीरे धीरे जमा होते रहता है उसी जीव में, मैनिपुलेट मल्टीप्लिकेशन नहीं होता, आगे बढ़ता नहीं है उसी जीव में। जैसे कि यहाँ पे देखिए 3 मछलियां थी, और 3 मछलियों में पहले पूरा क्लीन था, फिर इनके पंखों में पोल्यूशन आया, फिर इनके थोड़ा हाफ बॉडी में, फिर ज्यादा करके पूरी बॉडी में आ गया। एक्यूमुलेशन में उसी में जमा हो रहा है प्रदूषण, इसको बोलते हैं बायो एक्यूमुलेशन। देन दूसरा क्या, बायो मैग्निफिकेशन। बायो मैग्निफिकेशन में क्या कि मल्टीपल होते हैं, जैसे कि पहले ये था, ये छोटे छोटे जो समुद्र में घास मिलते हैं, पहले ये पोल्यूटेड हुए, फिर इनको खाने वाली मछलियां पोल्यूटेड हुई, इन छोटी मछलियों को खाने वाली बड़ी मछली पोल्यूटेड हुई, ठीक है। अब बड़ी मछली को खाने वाला ये जो पोलर बियर है, इसके अंदर लेवल बढ़ गया सबसे ज्यादा, इसे बोलते हैं बायो मैग्निफिकेशन, ठीक है। तो इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। Bioaccumulation occurs the rate of loss of substance from the body of organism through catabolism or complex molecule in a or excretion is lower than the rate of accumulation of the substance, ठीक, मतलब वो जमा होते रहता है, वो एक्यूमुलेट होता है, बढ़ते रहता है, ठीक। और यहाँ पे देखिए बायोमैग्निफिकेशन क्या है, बायो रिफर टू द प्रोग्रेसिव बायो एक्यूमुलेशन, मतलब एक के जितना एक में था आगे बढ़ा, उसका पोल्यूशन मिलके और ज्यादा हो गया, फिर और आगे बढ़ा, 2 का पोल्यूशन मिलके तीसरे वाले में और ज्यादा हो गया, तो इसको बोलते हैं बायो मैग्निफिकेशन, ठीक। तो अब आता है न्यूट्रिएंट साइकिल, जो साइकिल काफी बड़े हैं, इसके लिए एक अलग से लेक्चर लगेगा। नाइट्रोजन साइकिल, कार्बन साइकिल, सल्फर साइकिल, ये हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। तो तब तक के लिए आप लोग इसको रिवाइज कीजिए, प्रीवियस लेक्चर से अगर कोई डाउट है तो पूछिए।
ठीक है, नो डाउट। तो चलिए अब अगले लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए इसको रिवाइज कीजिए और पढ़ते हैं आप लोग, ठीक है। ओके बाय, थैंक यू। तब तक इसको आप शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कीजिए तो कि जिससे कि लोग पढ़ सकें, ठीक है। शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू।